गरिमा को तरबूज शुरू से ही बहुत पसंद था और बस इसलिए गरिमा गर्मियों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। अब गर्मियां आ गई थी और गरिमा का तरबूज खाना भी शुरू हो चुका था। एक दिन गरिमा तरबूज लेने के लिए तरबूज वाले भैया के पास जाती है और बोलती है, अरे ओ भैया, तरबूज कैसे दिए? 80 रुपए किलो दिए हैं बहन जी। आप बताइए कितना चाहिए आपको? भैया, मैंने तरबूज ही पूछा है, आपकी कुछ जमीन जायदाद नहीं मांगी है जो आप इतना महंगा बता रहे हो। भैया, मैं हर बार यहीं से लेती हूँ, जरा ठीक लगाओ, लेने वाला दाम बताओ। बहन जी जरा हमको एक बात बताइए, हमारे मुंह पे क्या बकलोल लिखा हुआ है जो अब हमको पागल बनाने आ गए? अरे ओ मैडम जी, 2 दिन से तो हमने बेचना शुरू किया है तरबूज और आप कह रही हैं कि हमेशा हमारे यहाँ से तरबूज लेती हो। अरे अरे भैया, वो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप यहाँ नहीं थे, वो दूसरे भैया आते थे, मैं उनसे ही हमेशा लेती थी और वो इतने महंगे नहीं बेचते थे, वो तो बस 50 रुपए किलो में दे देते थे। तो आप एक काम करिए ना मैडम जी, वो 50 रुपए किलो लेती है ना, उसी से जाकर ले लीजिए और थोड़ा सा ना हमारे लिए भी ला दीजिएगा। अरे हम वहाँ से 50 में लाएंगे और यहाँ 80 में बेचेंगे, हमारा बहुत मुनाफा हो जाएगा। कैसा अड़ियल आदमी है, यहाँ ग्राहक खड़ा है, तरबूज भी मांग रहा है लेकिन 1 रुपए कम नहीं कर सकता, ऊपर से बोल रहा है कि मैं दूसरी जगह से ले लूं। अब क्या करूं मैं, इतने महंगे हो गए हैं तरबूज और बिना तरबूज खाए तो मुझे सांस ही नहीं आती। अरे मैडम जी क्या हुआ आपको? अरे जल्दी जाइए, वो भैया से लेकर आइए और हमारे लिए 20-30 किलो ले आइएगा तरबूज, हम भी बेचकर रातों रात अमीर बन जाएंगे। भैया देखिए ना कितनी गर्मी हो रही है, और अगर वो वाले भैया होते तो मैं वहीं चली जाती ना, लेकिन वो भैया तो दिख ही नहीं रहे। अब आप ही मुझे तरबूज सही लगा कर दे दो। वैसे भैया मैं रोज ही तरबूज लेती हूँ, इसमें आपका ही फायदा होगा, सोच लीजिए। अरे मैडम जी, जब हम बहन जी से मैडम जी पे आ सकते हैं तो आपके दादा परदादा पे भी जा सकते हैं, इसलिए ना ये फायदा वायदा बोल के ना हमारा काटने की कोशिश मत कीजिए, हम नहीं कटवाने वाले अपना, समझिए? हमारा नुकसान हो जाएगा अगर हम ऐसा किए तो। जितना बताए हैं ना दाम उतना में ही देंगे, लेना है तो लीजिए वरना चलती बनिए। अच्छा, ये जो दूसरी तरफ रखे हैं ये कैसे दाम के हैं? अच्छा ये तो 50 रुपए किलो है। 50 रुपए किलो? एक काम करो भैया, आप ये वाले ही मेरे लिए पैक कर दो। वैसे भी मेरे लिए ज्यादा जरूरी तरबूज है, आज तो जाऊंगी सबसे पहले फ्रीज में रखूंगी तरबूज, और जब ठंडे हो जाएंगे तो मस्त बैठकर ठंडे ठंडे तरबूज खाया करूंगी। गरिमा तरबूज लेकर घर जाती है और फ्रिज में रख देती है। कुछ देर बाद गरिमा नहा के आती है तो देखती है कि सारे तरबूज उसकी माँ सुजाता खा चुकी थी। ये देखकर गरिमा बहुत गुस्सा करती है। माँ, ये क्या है, मैं अपने लिए तरबूज लाई थी, मैंने अभी तक एक भी तरबूज नहीं खाया, ठंडे होने के लिए रखे थे और आप सारे तरबूज खा गई। आपको पता है ना मुझे तरबूज कितने पसंद है। अब मुझे तरबूज दिखे तो मेरा मन हो गया और मैंने खा लिया, और वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ, आज तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। मेरी खुशी तो तरबूज में थी जो आप खा गई, मुझे नहीं पता, मुझे कहीं से भी तरबूज ला कर दो। अरे पागल लड़की, मैं यहाँ तुझे इतनी अच्छी खुशखबरी देने आई हूँ और तुझे तरबूज की पड़ी है। लड़का बहुत अच्छा है, तुझे बहुत खुश रखेगा। मेरी खुशी तो इस समय आपके पेट में है। माँ, आपने क्यों खाए मेरे तरबूज? मैं लाई थी ना इतनी गर्मी में अपने खाने के लिए, और आप सारे तरबूज खा गई, मेरे बारे में सोचा भी नहीं आपने। गरिमा बार बार बोले ही जा रही थी, इसलिए सुजाता गरिमा के लिए एक तरबूज ला देती है और उसका मुंह बंद करवा देती है। गरिमा की कुछ ही दिनों में अरुण नाम के लड़के से शादी हो जाती है। शादी के बाद गरिमा घर अच्छे से संभाल लेती है। तभी एक दिन गरिमा की सास रोहिणी गरिमा से कहती है, बहू, हम कल गांव जा रहे हैं, तेरी दादी सास बुला रही है तुझे देखने के लिए। माँ जी, मुझे गांव नहीं जाना, गांव में इतनी गर्मी होती है और गांव में मुझे तरबूज खाने को कहाँ मिलेगा। यहाँ तो मैं खुद ही जाकर ले आती थी, वहाँ कौन लाएगा मेरे लिए? बहू, हमारे गांव में ना बहुत बड़ा बाग है जहाँ पर ना बहुत सारे तरबूज उगते हैं, तो वहाँ देख लियो। अपनी सास की बात सुनकर गरिमा बहुत खुश हो जाती है और गांव जाने के लिए मान जाती है। गांव में जाने के बाद गरिमा खूब तरबूज खाती है। कई दिन निकल जाते हैं, तभी गरिमा अपनी सास से कहती है, माँ जी, यहाँ तो दादी सास और चाचा ससुर से ये पता चला है कि हद से ज्यादा 1 किलो तरबूज 40 का मिलता है, लेकिन यही तरबूज शहर में जाकर दुगना कैसे हो जाता है, 80 रुपए किलो। हाँ बहू, अब तू खुद ही देख ले।
माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अब तरबूज का बिजनेस कर लेती हूँ। सब लोग कहते हैं ना, तुम्हें काम वही करना चाहिए जिसमें तुम्हारा मन लगे, और मेरा मन तो तरबूज में ही सबसे ज्यादा लगता है। और तो और हमारा तो बाग भी है पूरा, हमें इतनी ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। वैसे बहू, आइडिया बहुत अच्छा है। अगर तू ऐसा करेगी ना तो हमारा बहुत फायदा हो सकता है। अपनी सास से बात करने के बाद अब गरिमा वापस से शहर आकर अपना तरबूज का बिजनेस शुरू कर देती है। लेकिन गरिमा बाकी के तरबूज वालों से थोड़ा कम दाम में ही अपने तरबूज को बेचती थी। कम ही दिनों में गरिमा का बिजनेस अच्छी पकड़ भी बना लेता है। सब कुछ काफी अच्छा चलने लगा था। अब गरिमा भी अपना बिजनेस शुरू करके काफी खुश हो गई थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद गरिमा अपनी सास के लिए सोने की बालियां लेकर आती है और अपनी सास को पहनाते हुए कहती है, माँ जी, ये आपके लिए, बताइए आपको कैसी लगी? बहू, ये बालियां तो बहुत सुंदर लग रही है। तू मेरे लिए लाई है? जी माँ जी, मैंने अगर अपना बिजनेस शुरू किया है तो उसमें आपका ही पूरा हाथ है। आपने मेरा बहुत साथ दिया है। आज मैं जहाँ भी पहुँची हूँ सब आपकी कृपा से पहुँची हूँ। मुझे अब तक तरबूज ही पसंद थे, लेकिन मुझे ये कभी नहीं पता था कि मैं कभी तरबूज का बिजनेस भी कर पाऊंगी। बहू, तू खुद कितनी मेहनत करती है और भगवान की दया से तेरा तरबूज का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। सच कहूँ, मुझे तेरे पे बहुत गर्व है। तू खुद इतनी गर्मी में पंखा, एसी सब छोड़कर इतनी गर्मी में तरबूज बेच रही है। बड़ी मेहनती है तू। अच्छा ठीक है माँ जी, अब आप मेरी तारीफ करना बंद करो। होगी मैं अच्छी, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। और मैं ये आपके लिए बालियां लाई हूँ। अब आप भी अपनी सहेलियों को दिखाना कि आपकी बहू ने आपको सोने की बालियां दी हैं। दोनों सास बहू बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही कई दिन निकल रहे थे। गरिमा भी बहुत मेहनत करने लगी थी। कुछ ही दिनों बाद गरिमा के पति अरुण की भी नौकरी चली जाती है। अरुण बेटा, कोई बात नहीं, तेरी नौकरी चली गई तो तू इतना मेहनती है, तेरे को दूसरी जगह नौकरी मिल ही जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है। माँ, मेरी नौकरी गई नहीं है, बल्कि मैंने खुद छोड़ी है। मैं भी गरिमा की तरह बिजनेस करना चाहता हूँ। अपना अलग नहीं, बल्कि गरिमा का साथ देना चाहता हूँ। क्या आप मेरा साथ देंगे? लेकिन आप तो बोलते थे कि मैं ये क्या फालतू कर रही हूँ, आपको मेरे काम में शर्म आती थी। अब आप मेरा साथ देना चाहते हो? हाँ, क्योंकि मैं उस समय गधा था। जहाँ मुझे अपनी बीवी को सपोर्ट करना चाहिए था, उसका साथ देना चाहिए था, वहाँ मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो। बेटा, माफी की क्या बात है? गलती तो हर किसी से होती है, और तेरे को जब गलती का एहसास हो गया है तो बहू का साथ दे। उससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं। अब अरुण अपनी पत्नी का साथ देता है और दोनों मिलकर अब तरबूज का बिजनेस काफी ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। शहर में अब उनका काफी नाम होने लगा था और काफी अच्छे से पैसे भी कमा रहे थे वो लोग। इसलिए गरिमा अब कुछ पैसे जमा करती है और अपनी सास के साथ अनाथ बच्चों के आश्रम में जाती है। बहू, तू ये कहाँ लेके आई है मुझे? इस आश्रम में हम क्या करेंगे? माँ जी, भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि आज हम सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। मैं कुछ पैसे इन अनाथ बच्चों को भी देना चाहती हूँ। सच में बहू, तू ऐसी सोच रखती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तू मेरी बहू है। गरिमा अब अपना बिजनेस भी करती है और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करती है। रामलाल गांव माटी का रहने वाला था और विधायक पप्पू सिंह के घर का रामलाल ड्राइवर था। एक रोज रामलाल घर आता है और उदास बैठा होता है। तभी रामलाल की पत्नी सुमन रामलाल से कहती है, जी क्या हुआ? आज भी आपके विधायक पप्पू सिंह ने ज्यादा काम करवा लिया क्या? आपका चेहरा कितना उतरा हुआ है। नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम चाय बना दो, मुझे अभी फिर से शहर जाना है गाड़ी लेकर। रामलाल आज भी उदास था क्योंकि उसके और विधायक पप्पू सिंह की पुरानी दुश्मनी थी जो सिर्फ रामलाल जानता था। और इस बात को तो विधायक को भी खबर नहीं थी कि वो जिस ड्राइवर को रखे हुए है वो उसका दुश्मन है। अब रामलाल अपने दरवाजे पर बैठा ही होता है, तभी रामलाल के दरवाजे से कबाड़ी वाला रमेश गुजरता है और वो रामलाल को इशारा करता है। अब रामलाल अपनी पत्नी से ये कहता हुआ निकल जाता है, अरे सुमन, चाय पीने का समय नहीं है। अब मैं शाम को घर आऊंगा, तुम अपना ध्यान रखना। जी लेकिन बस हो गया है चाय। ये भी ना, जब इतना काम होता है तो घर आते ही क्यों है?
कभी कभी तो ऐसा लगता है इन्हें मेरी और घर वालों की कोई फिक्र ही नहीं है। अब रामलाल आगे जाकर कबाड़ी वाला रमेश की गाड़ी में जाकर बैठता है और रामलाल रमेश से कहता है, महेश कहाँ है? और मैंने जैसे बताया है वैसा ही करना। भाई वो रहा महेश, उसे भी बैठा लेते हैं और प्लान को अच्छे से समझाना। अब रामलाल, महेश और रमेश तीनों ही गाड़ी से एक खंडर वाली जगह पर जाते हैं और रामलाल महेश से कहता है, आज शाम को मैं शहर जा रहा हूँ। तू शाम में अखबार का हिसाब लेने विधायक जी के घर पहुँचेगा और मैं कबाड़ लेने के लिए जाऊंगा, जो मैं अभी रख कर आऊंगा। और जैसा बताया है वैसा ही करना। काम हो जाना चाहिए और याद रहे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हम अपना बदला भूल नहीं सकते। अब रोएगा ये विधायक खून के आंसू, मैं वो दिन भूला नहीं हूँ। अरे भूल तो मैं भी नहीं सकता। मुझे तो उस विधायक को जान से मार देने का मन कर रहा है भाई, लेकिन हमें तुझ पर पूरा भरोसा है। अब तीनों ही अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। अब देर शाम पप्पू सिंह शहर जाता है। रमेश, महेश और रामलाल विधायक के शहर निकल जाने के बाद ही विधायक के घर पहुंचते हैं। और अब पप्पू सिंह के घर से रमेश कई बोरे कबाड़ लेके जैसे ही निकलता है, वैसे ही विधायक जी का गार्ड रमेश को रोकते हुए कहता है, इसमें क्या है? क्या है इसमें? अबे सब चेक करवाओ, तब जाने देंगे कहीं भी किसी को। क्यों, साहब ने कोई खजाना छुपा रखा है क्या? चुप करके दिखा क्या है। ज्यादा शान पट्टी मत कर, समझा? वरना बाहर नहीं जा पाएगा। अब गार्ड कबाड़ की बोरी चेक करने लगता है और उधर से महेश का आना होता है और वो रमेश को मुट्ठी बंद करते हुए देखता है। और इससे पहले वो गार्ड को मारता, महेश रमेश से कहता है, सुनो, हमारे घर का भी कबाड़ ले आते, बहुत कबाड़ हो गया है। जी जी, अभी जाते जाते उठा लेंगे। तुझे क्या काम है? और तू निकल, दोबारा शाम को ना इधर आ मत जाइयो नजर। जी अखबार का हिसाब लेने आया था, बाहर ही हिसाब किताब करके अंदर आ रहा हूँ। विधायक जी नहीं है लगता है। कल सुबह आना, विधायक जी शहर गए हैं और मुंशी जी भी नहीं है। अब ठेले पर कबाड़ की बोरी के साथ रमेश आगे आगे और पीछे से महेश साइकिल लेकर चल रहा होता है और दोनों एक दूसरे से अनजान बनकर चल रहे होते हैं। और देर रात वो दोनों उसी जगह पहुंचते हैं जहां वो सुबह मिले थे। अब करीब रात के 10 बजे रामलाल भी पैदल पैदल उस जगह पहुंच जाता है और रमेश रामलाल को गले लगाकर कहता है, भाई मैंने तुझे गलत समझा, आज बदला पूरा हुआ है मेरे दोस्त का। तू अपना सच्चा यार है। भाई जैसा तूने कहा हमने वैसा ही किया, लेकिन समस्या अब ये है कि इन पैसों को रखना कहाँ है। अरे 2 करोड़ की मोटी रकम है, मोटी। अब कल विधायक तुम लोगों को जरूर बुलाएगा, लेकिन वो बताएगा नहीं कि उसने तुम्हें क्यों बुलाया है। डरना बिल्कुल भी नहीं है। रामलाल जैसा कहता है ठीक वैसा ही होता है। अब विधायक रमेश और महेश दोनों को घर बुलाकर दोनों से कहता है, जब तुम लोग कल हमारे घर ना रहते हुए आए थे तो तुम कबाड़ वाले हो और तुम अखबार वाले। जी सर, मैंने इनका सामान भी चेक किया था और इसे तो मैंने गेट से ही भगा दिया था। तो गया कहाँ? तुम तो नहीं ले गए। गया कहाँ हमारा सामान? कहीं आप उस टूटे हुए लोटे की तो बात नहीं कर रहे विधायक जी? वो तो हम अपने हल्के होने के लिए रखे हैं। निकल अभी के अभी बेहुदा कहीं का। यहाँ इतनी जरूरी बात चल रही है और इसे खाने और जाने की लगी है और तुम दांत क्या दिखा रहे हो? निकलो तुम भी यहाँ से। अब विधायक रामलाल को बुलाता है और उससे कहता है, रामलाल, आज मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बहुत कीमती सामान खो गई है। तुम 2 दिन की छुट्टी ले लो और किसी का भी फोन आए ना तो कह देना विधायक जी बिजी हैं। साहब तो चलो अभी कंप्लेन करते हैं। अरे ऐसे कैसे हमारे विधायक जी के घर में चोरी हो गई? आराम से रामलाल, चिल्लाओ नहीं। ये मैं किसी को नहीं बता सकता कि कैसे और क्या हुआ मेरे साथ। बस 2 दिन की छुट्टी पर जाओ तुम। अब रामलाल अपने घर आता है और देर रात तीनों अपने अड्डे पर जाते हैं और दारू पीते हुए एक दूसरे से बात करते हैं। राम भैया, आपको पता है जिस दिन विधायक ने उस गन्ने के खेत में अपने हाथों से नाजिर का खून किया, तब मैं खेत में ही मौजूद था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। हाँ भाई, और जब मैंने उसे देखा तो मेरा दिल कह रहा था हम नाजिर को बचा सकते थे। और उस वक्त तो राम भैया भी मिले हुए थे, ऐसा लगा था मुझे। उस दिन नाजिर ने विधायक के भाई के खून के बारे में वो बातें नहीं सुनी होती तो शायद वो हमारे साथ होता, लेकिन वो विधायक के पता लगने के बाद वहाँ से भागने लगा और उनके आदमियों ने उसे मार दिया। तुम तो नाजिर को बचा सकते थे ना भाई,
तो तूने ही विधायक से कहकर उसे बचा लिया होता। ये सारी बातें मुझे बाद में पता लगी, तब तक तो नाजिर को दफना दिया गया था। रमेश, महेश और रामलाल के दोस्त नाजिर को विधायक ने इसीलिए मार दिया था क्योंकि वो विधायक के मुंह से उसके भाई की खून होने की बात सुन लेता है और विधायक के पता चल जाने पर वहाँ से भागने लगता है और अंत में विधायक के आदमी नाजिर को मार देते हैं, जिसका बदला नाजिर के 3 दोस्त ले रहे थे। अब रामलाल महेश से कहता है, महेश, तुमने वो पैसे छुपा दिए। साला विधायक बहुत फड़फड़ा रहा था, लेकिन वो बोल भी क्या सकता था। भाई, मैंने और महेश ने नाजिर के कब्र में ही उस पैसे के बैग को गाड़ दिया है। वो बिल्कुल सेफ है। बस अब हम विधायक की बर्बादी का जश्न मनाएंगे। आज नाजिर भी हमें देख रहा होगा तो वो बहुत खुश होगा कि कैसे विधायक ने नाजिर की बीवी पर गंदी नजर डालते हुए कहा था कि पैसे चाहिए हो तो रात। मैं बोल भी नहीं सकता। पैसों का रोब दिखाएगा साला। जिन पैसों के लिए उसने ये सब नाजिर की बीवी को कहा, वो आज नाजिर के पास है। ये बात चल ही रही होती है, तभी रामलाल की पत्नी का फोन आता है और रामलाल से सुमन कहती है, जी सुनिए, विधायक जी का आदमी आया था, वो आपको ढूंढ रहा था। कह रहा था कि विधायक जी के यहाँ छापा पड़ा है और बहुत पैसे वैसे निकले हैं। मतलब विधायक जी के घर में इनकम टैक्स वालों ने छापा मारा है? चलो अच्छा है। क्या अच्छा है? आप कैसी बातें कर रहे हो और हंस क्यों रहे हो? चलो रखती हूँ, घर जल्दी आना। अब फोन कट जाने के बाद ही रामलाल जोर जोर से हंसने लगता है और रमेश और महेश को कहता है, हो गया साला विधायक बर्बाद रमेश। वो क्या दूसरों को बर्बाद करेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे वो तो किसी को बता भी नहीं सकता कि उसका काला धन कहाँ गया। क्या बोलेगा कि एक कबाड़ वाला ले गया। रमेश और महेश रामलाल को हंसता देख खुद भी हंसने लगते हैं और वो इस बात का जश्न मना रहे थे कि कैसे दूसरों को बर्बाद करने वाला विधायक आज खुद ही बर्बाद है और अपने बर्बादी का कारण भी वो खुद ही बना था, जो कि किसी को बता भी नहीं सकता था। 19 साल का लड़का था जिसका नाम मुकेश था। वो पूरे दिन आवारागर्दी करता रहता, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बस यही चीज करता रहता। ऐसे ही एक दिन मुकेश अपने एक दोस्त ऋषि के साथ बैठकर बातें कर रहा था कि तभी मुकेश बोलता है, भाई हमारी तो 12वीं पास हो गई है, अब हमें जॉब कर लेनी चाहिए। अबे हमें कौन जॉब देगा? अभी तो हमने 12वीं पास की है और हमारे घर वाले तो है ही ना। ये जॉब वॉब ना बाद में सोचेंगे। लेकिन हमको अभी से सोचना होगा। अरे सुन, अभी हम बड़े हो रहे हैं और हमको पैसों की जरूरत भी पड़ेगी। कल को हमें कुछ लेना होगा तो हमें अपने घर वालों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा भाई। हाँ भाई, ये बात तो तू सही कह रहा है। और अगर कुछ किया नहीं तो ताने अलग से देंगे। पर एक बात बता, हमें जॉब देगा कौन? अरे तू किसी की चिंता मत कर, मुझे पता है ना, कॉल सेंटर वालों का भाई। 12वीं पास बच्चे चाहिए होते हैं उन्हें। हमने तो 12वीं भी पास कर ली और 18 के तो हो ही गए हैं। इतना बोलकर मुकेश अपना फोन निकालता है और दोनों जॉब देखने लगते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों को एक कॉल सेंटर में इंटरव्यू देने के लिए जाना था और दोनों का सिलेक्शन हो जाता है और अगले दिन से दोनों साथ में जॉब जाने लगते हैं। ऐसे ही 1 महीना निकल जाता है और उन दोनों को अपने पहले महीने की सैलरी मिलती है और ऋषि कहता है, भाई ये तनख्वाह देख के ना मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमें पहली बार मेहनत के ना पैसे मिले। हाँ भाई, ये सुकून तो घर वालों के पैसे से भी नहीं मिलता। चल आज हम कहीं चलते हैं, कुछ खरीद लेंगे। हाँ, आज तो सोमवार भी है। आज तो अपने यहाँ मार्केट भी लगती है। चल वहाँ से कपड़े लेके आएंगे। ऋषि और मुकेश दोनों अपनी अपनी सैलरी लेकर बाजार चले जाते हैं और अपने लिए कुछ कपड़े लेते हैं और घर आते हैं। मुकेश अपने घर आकर अपने नए कपड़ों को वहीं सोफे पर फेंक देता है और उन कपड़ों को देखकर मुकेश की माँ ममता कहती है, ये इतने सारे कपड़े कहाँ से लाया तू? कोई डाका डाला है क्या? अरे कैसी बात कर रही हो माँ, मैं आपको डाकू नजर आता हूँ क्या? अरे ये पैसे मेरे हैं, मुझे आज सैलरी मिली है तो वही लेकर आया हूँ। बेटा अगर सैलरी मिली है तो संभाल कर रख, वरना कल को तुझे जरूरत पड़ जाएगी तो क्या करेगा? अरे माँ, कल की सोचकर मैं अपना आज खराब कर दूं? और वैसे भी अपने लिए ही कमा रहा हूँ। अरे तो खुद पर तो खर्चा करूंगा ही, और रही जरूरतों की, अरे तो वो पड़ती रहती है। आज पैसे कमाने लगा है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलने लग जाए, और कल जब कुछ नहीं होगा तो क्या करेगा? हाँ, तभी तो जब पैसा होगा तभी तो बड़ी बड़ी बातें होंगी। और हाँ, मैं बहुत थक गया हूँ अब। मुकेश इतना बोलकर अपने कमरे में चला जाता है और आराम करता है। ऐसे ही दिन गुजरता है
और दोनों दोस्त साथ में ऑफिस जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन मुकेश अपनी जगह पर बैठकर काम कर रहा था। उसके पास रिया नाम की लड़की आती है जो कि उसी के ऑफिस में काम करती थी। हेलो मुकेश, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। और आज यहाँ कैसे? कुछ नहीं, बस मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। क्या तुम मुझे छुट्टी में ऑफिस के बाहर मिलोगे? हाँ, और अकेले आना, किसी को साथ मत लाना, वो तुम्हारे दोस्त ऋषि को भी नहीं। रिया इतना बोलकर चली जाती है और शाम को छुट्टी में मुकेश बाहर रिया का इंतजार करता है। कुछ देर बाद रिया आती है और दोनों साथ में एक पार्क में जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ पर रिया मुकेश को प्रपोज करती है और मुकेश भी हाँ कर देता है। अब मुकेश एक रिलेशनशिप में आ गया था, जिस वजह से वो ऑफिस की बहुत छुट्टियां करने लगता है और झूठ भी बोलने लगता है। और ऐसे ही एक दिन मुकेश ऋषि को बोलता है, ऋषि तुझे पता है, अरे मेरी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। गर्लफ्रेंड? ये कब बनाई तूने? और है कौन? अरे वो अपने ऑफिस में रिया है ना, अरे वही मेरी गर्लफ्रेंड है और आजकल मैं छुट्टी करके उसी के साथ जाता हूँ। भाई वो रिया बहुत बेकार लड़की है, वो बस पैसे से प्यार करती है। मेरी माना उसको छोड़ दे, अपने काम पे ध्यान दे। अबे यार मैं तुझे बता रहा हूँ और तू मुझे ही मना कर रहा है। अच्छा एक काम करता हूँ, उसकी दोस्त से तेरी सेटिंग करवा देता हूँ, बोल। नहीं भाई तू ही कर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में और ना ही उस रिया की दोस्त में इंटरेस्ट है मुझे तो बस पैसा कमाना है। और हाँ, आज तुझे बता देता हूँ, उस रिया के पीछे ना बहुत रोएगा आगे जाके। ऋषि इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और मुकेश से बात करना बंद कर देता है। ऐसे ही समय गुजरता है और मुकेश के ऑफिस की ज्यादा छुट्टियों की वजह से उसे ऑफिस से निकाल दिया जाता है। अब वो घर में रहने लगता है। ऐसे ही एक दिन मुकेश घर में अकेले बैठा हुआ था कि तभी उसका पड़ोसी वर्मा आता है और बोलता है, क्या हुआ मुकेश बेटा, तुम आजकल काम पर नहीं जा रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ अंकल जी, तबीयत तो ठीक है, बस ऑफिस से ज्यादा छुट्टियाँ लेता था इसलिए निकाल दिया। अच्छा अच्छा, तो तुम ऑफिस की छुट्टी करके कहाँ जाते थे? कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है? मुकेश उनसे कुछ बात नहीं करता और उठकर घर के अंदर चला जाता है। वर्मा जी उसको कहने के लिए फोर्स भी नहीं करते और काम पर चले जाते हैं। कुछ समय बाद रिया मुकेश को मिलने आती है। देखो बेबी, ये चांदी की रिंग इतनी प्यारी है ना, ये मुझे दिलवा दो। जॉब लगने के बाद दिला दूंगा, अभी तुम्हें पता ही है कि मैं घर में हूँ। अगर तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी तो क्या तुम मुझे कुछ नहीं दिलाओगे? तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, जब कुछ बोलूं तो जॉब का बहाना बना देते हो। तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आकर तो मैं पछता रही हूँ। तुम ये मत बोलो कि तुम्हारी वजह से ही मेरी जॉब गई है। ऋषि सही कह रहा था, अरे तुम मुझसे नहीं मेरे पैसे से प्यार करती हो, तभी तो इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ देने की जगह डिमांड कर रही हो। तुम रहने दो, तुम जैसे लड़के ऐसे ही होते हैं। जब गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी नहीं कर सकते तो रिलेशनशिप में आते ही क्यों हो? तुमसे अच्छा तो मेरा दोस्त संदीप है, कम से कम मेरी हर विश पूरी करता है। हाँ तो उसके पास चली जाओ, मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर उस संदीप के साथ रहो। अरे जो लड़की दुख में साथ नहीं दे सकती वो भला किसी रिश्ते के लायक ही नहीं है। मुकेश और रिया में लड़ाई होती है और कुछ दिनों बाद दोनों का ब्रेकअप भी हो जाता है। अब मुकेश बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है। उसको रिया की बहुत याद आती है, जिसके चक्कर में वो दोबारा से कॉल सेंटर में चला जाता है ताकि वो रिया को भुला सके। कुछ दिन काम करने के बाद अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है। ऐसे ही एक दिन दोबारा वर्मा जी मुकेश के घर आते हैं। और बेटे कैसे हो और काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? बस अंकल वही कॉल सेंटर से घर और घर से कॉल सेंटर, बस ऐसे ही दिन निकल जाता है। अच्छा एक बात बताओ, इस कॉल सेंटर में कब तक काम करोगे तुम? और कुछ सोचा है ताकि तुम ज्यादा पैसे कमा सको? अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम्हारे पास सब कुछ है, और पैसे नहीं तो कुछ भी नहीं। जी अंकल, मैं भी इस कॉल सेंटर की जिंदगी से परेशान हो गया हूँ, मैं कोई और जॉब देखूंगा। वर्मा जी मुकेश को कुछ देर समझाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरता रहता है और मुकेश एक MNC कंपनी में काम करने लगता है, जिसमें उसकी सैलरी 40,000 थी, जिससे वो बहुत खुश था। कुछ ही सालों में मुकेश अपना एक बड़ा घर, कार और खुद को पूरी तरह सेटल कर लेता है। ऐसे ही एक दिन मुकेश बाजार से घर आ रहा था, तभी उसको ऋषि मिलता है और बोलता है, अरे ऋषि तू यहाँ कैसा है भाई, और आज यहाँ क्या कर रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, और जॉब भी कर रहा हूँ। तू ये बता, तेरा और रिया का रिश्ता का क्या हुआ? अरे भाई तू सही कह रहा था, अरे वो तो गोल्ड डिगर लड़की थी और रिया से तो मेरा बहुत पहले ही ब्रेकअप हो गया।
अरे उसके जाने के बाद मेरी लाइफ इतनी अच्छी गुजरी है, तुझे क्या बताऊं। आज मेरी जॉब एक MNC कंपनी में लग गई है। चल अच्छा है, मेरी भी एक अच्छी जॉब लग गई है और अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। पैकेज भी इतना अच्छा है कि लोग भी गलत नहीं बोल सकते हैं। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं भी बहुत खुश हूँ। लोग कहते हैं कि पैसा है तो बड़ी 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 बातें, वरना तो बस जिंदगी खराब है भाई। फिर एक बार मुकेश और ऋषि की अच्छी बातें होने लगती है और दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अपनी जिंदगी नए सिरे से एक दूसरे के साथ शुरू करते हैं और अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ एक दूसरे को बताते हैं। कोयल 7 साल की एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी जो कि अपने माता पिता की हर बात माना करती थी और बहुत समझदार थी। एक रोज जब वो स्कूल से आ रही थी तब बहुत तेज बारिश होने लगी है। तभी वहाँ छाता लेकर उसके पिता मानिक आते हैं और उसे पुकारते हैं। कोयल, कोयल। तभी कोयल अपने पिता की आवाज सुनकर जल्दी से उसके पास जाती है। पापा अच्छा हुआ आप आ गए छाता लेकर। हाँ हाँ, और देखो जरा कोयल के लिए पापा क्या लाए हैं। क्या लाए हैं? तभी मानिक अपने झोले से एक छोटा सा रंग बिरंगा छाता निकालते हैं और कोयल को देते हैं। कोयल छाता देखकर खुश हो जाती है और कहती है, छाता, ये अब मेरे पास भी छाता होगा। आज के बाद मैं कभी नहीं भीगूंगी बारिश में और ना ही मेरे कपड़े गंदे होंगे। कोयल छाता देखकर बहुत खुश हो जाती है। कोयल अब कहीं भी जाती तो अपना छाता अपने साथ लेकर ही जाया करती, चाहे वो स्कूल हो, बाजार हो या खेल का मैदान ही क्यों ना हो। अब वो अपना छाता ले जाना कभी भी नहीं भूलती। एक दिन शाम के समय जब वो छाते से खेल रही थी तो गलती से छाता टूट जाता है और वो रोते हुए अपने पिता के पास जाकर छाता दिखाते हुए कहती है, देखो ना पापा, मेरा छाता टूट गया। अब मैं फिर से भीग जाऊंगी और फिर से मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। इतना कहकर कोयल जोर जोर से रोने लगती है। अगली शाम कोयल के पिता मानिक उसके लिए दूसरा छाता लेकर आते हैं तो दूसरा छाता देखकर कोयल फिर से खुश हो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कोयल अब बड़ी हो चुकी थी लेकिन उसका छाते के प्रति प्यार अभी भी वैसा ही था। आज भी वो अपने छाते को खुद से दूर नहीं करती। और एक शाम की बात है जब कोयल अपनी माँ कांता के साथ बाजार जाती है तो वहाँ भी अपने छाते को साथ लेकर जाती है। लोग उसे देखकर हंसते हैं। ये देखकर कांता अपनी बेटी से कहती है, मिल गया सुकून, खुद की बेइज्जती करवा के। पूरे बाजार के लोग हंस रहे हैं तुझे देखकर। तो क्या हो गया माँ, हंसने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन नमूनों के हंसने से। अगर इनके हंसने पर मुझे गुस्सा आएगा तो ये क्या दूसरे दिन मुझ पर हंसना बंद कर देंगे? नहीं ना। उसे ऐसे बातें करते देखकर कांता भी हैरान रह जाती है और सोचती है कि उसकी बेटी अब इतनी बड़ी हो गई है कि बातों को कैसे इजी लिया जाता है ये सीख गई है। और ये सारी बातें वो घर आकर अपने पति मानिक को बताती है। तभी मानिक कहता है, कोयल बचपन से ही समझदार है, बस अब कुछ ज्यादा समझदार हो गई है। आप ये भी तो सोचो, वो अब एक पल भी छाते के बिना नहीं रहती। बाजार में, घर के अंदर इतना तक तो ठीक है, लेकिन बाथरूम तक में अपना छाता लेकर जाती है। ऐसा कौन करता है भला? आप ही बताओ मुझे। मानता हूँ वो छाते को लेकर थोड़ी पोजेसिव है, अब पर कर भी क्या सकते हैं। उसके साथ ही करवा सकते हैं, शायद सुधर जाए। सोचते हैं। इतना कहकर मानिक अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढने लग जाता है। कई लड़कों को देखने के बावजूद कोयल को कोई पसंद नहीं होता। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है जब वो फिर से अपनी माँ और पिता के साथ बाहर गई थी तो कुछ दूर चलते ही उसको एक गुंडा दिखता है जो कि एक बुजुर्ग को तंग कर रहा था। तभी वो फौरन वहाँ पहुंचकर उस गुंडे को कहती है, ओए टपोरी, छोड़ दे इन्हें, वरना बच नहीं पाएगा तू मेरे हाथ से। उलझो नहीं मुझसे, समझी? चलो यहाँ से बड़ी आई शक्तिमान बनने। माँ, पहले इस छाते को संभालो, बाद में घर जाकर जितना सुनाना है सुना लेना। हाँ हाँ, पकड़ो पकड़ो और संभाल के रखो अपनी छतरी को। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो सोचूंगा नहीं कि पहले लड़की को उड़ाना है या छतरी को, समझी? बड़ी आई पापा की परी। खुद को ज्यादा झांसी की रानी समझती हो ना, ज्यादा उड़ो मत, वरना तुम्हारे पंख काट दूंगा या फिर तुम्हें ही उड़ा दूंगा। जैसे ही वो गुंडा कोयल के छाते का मजाक उड़ाता है, कोयल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने ही छाते से उस गुंडे की धुलाई करती है। उसके बाद उस बूढ़े इंसान को घर छोड़कर निकल रही थी कि तभी उसी वक्त घर के दरवाजे पे उस बूढ़े आदमी का बेटा प्रमोद उसे मिलता है, जो कि हैरानी से पूछता है,
आप सब कौन हैं और मेरे घर में क्या कर रहे हैं? तभी कोयल जो कुछ भी उस बूढ़े इंसान के साथ हुआ वो प्रमोद को बताती है। प्रमोद जल्दबाजी में अंदर अपने पिता गंगाधर को देखने जाते हुए कोयल से टकरा जाता है और कोयल का छाता जमीन पर गिरने के कारण प्रमोद उस पर अनजाने में पैर रख देता है और छाता वहीं टूट जाता है। तो कोयल अपने टूटे हुए छाते को लेकर घर पहुंचती है और बहुत रोती है। मेरी छतरी, मेरी प्यारी, मेरी दुलारी टूट गई। अब कौन अपना साया मेरे सर पर रखेगा? कौन मुझे बारिश से बचाएगा? मेरी तो पूरी दुनिया ही उलट गई। कोयल अपने पिता के पास छाता लेकर जाती है और उसे दिखाते हुए रोती है। देखो ना पापा, मेरी छतरी ही टूट गई। बेकार ही मैंने उस बुढ़े को बचाया। ना बचाती तो ना आज मेरी ये पूरी दुनिया टूट जाती। कोयल को रोती हुई देखकर उसके पिता उसे समझाते हैं कि वो दूसरा छाता लेकर आ जाएंगे और कोयल जवाब देती है, मुझे दूसरा चाहिए ही नहीं, यही छतरी मेरी जिंदगी थी। तभी कांता हंसते हुए कहती है, बंद कर ड्रामा, बहुत हुआ छतरी का शोक सभा, अब तो बख्श दे बेचारी को, भूल जा। नहीं, बचपन से ये मेरे साथ है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं अपनी बचपन के छाते को? कोयल पूरी रात अपनी छतरी के लिए रोती रहती है और रोती रोती कब सो जाती है उसे खबर ही नहीं होती। अगली सुबह जब कोयल सोकर उठती है तो देखती है कि उसके घर पर प्रमोद और गंगाधर जी उसके लिए छाता लेकर आए हुए थे। ये लीजिए कोयल जी, आपके लिए छाता लाया हूँ, आप रख लो। नहीं प्रमोद जी, मैं अब ये दूसरा छाता नहीं ले सकती। क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक छाता के टूटने से इतना दुख हो रहा है? सब आपकी लापरवाही से हुआ है। अब बख्श भी दो, सॉरी। और ये लो तुम्हारा छाता, तुम्हारे जैसा तो नहीं है लेकिन प्लीज इसे रख लो। इसे मैं नहीं रख सकती। जैसे ही कोयल ऐसा कहती है, प्रमोद हैरान होकर मानिक की तरफ देखता है। मानिक जी, आप ही समझाइए ना कोयल को, प्लीज। सभी के समझाने के बाद भी कोयल अब छाता ले लेती है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन कोयल अब भी उदास थी और फिर छाता हाथ में पकड़े उसकी तरफ देखकर प्रमोद से कहती है, वैसे प्रमोद जी, एक बात है, आज हम दोनों की लापरवाही से मेरे जिगर का टुकड़ा टूट गया, मुझसे छूट गया। उसके लिए मैं खुद को और आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपके पिताजी को बचाने की इतनी बड़ी गलती करी, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। नहीं, ऐसा मत बोलो। नहीं कोयल जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। अगर आप ही ऐसा कहेंगी तो मैं किससे माफी मांगूंगा? मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी वजह से आपका छाता जो टूट गया। तभी कोयल हाथ में छाता लिए बाहर जैसे ही जाती है वैसे ही अचानक से बारिश होने लगती है और कोयल भीगने लग जाती है। सभी उसे अंदर बुला रहे थे पर कोयल नहीं आती और प्रतिज्ञा लेती हुई बारिश में भीगती है। मैं कोयल, डॉटर ऑफ मानिक, ये प्रतिज्ञा लेती हूँ, चाहे आसमान फट जाए या सैलाब आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मेरा छाता ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं किसी भी दूसरे छाते को नहीं खोलूंगी और ऐसे ही भीगती रहूंगी, बस जब तक है जान। कोयल ऐसे ही बारिश में भीगती रही जब तक उसको उसी का छाता ठीक करके लाकर नहीं दिया गया। कुछ देर के बाद जब छाता बनकर उसके पास वापस आ गया तब जाकर कोयल शांत हुई। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और फिर कोयल और प्रमोद की शादी हो जाती है और दोनों उसी छतरी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। जुगनू सुबह में गैम्बलिंग करके घर आता है, तभी उसकी पत्नी मेघा जुगनू के पास आती है। ये क्या है जुगनू, तुम रात भर बाहर रहते हो, मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचते। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, ये सब हरकतें छोड़ दो वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अरे तुम्हारे पास मायके जाने के अलावा कोई और काम है कि नहीं है? जब देखो यही बोलती रहती हो, मायके चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी। अरे जहाँ जाना है जाओ यार, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? तुम कैसे इंसान हो, अपनी पत्नी के बारे में जरा भी नहीं सोचते। अरे इतना ही था तो क्यों किया मुझसे प्यार, क्यों की मुझसे शादी? तब तो बड़ा प्यार प्यार करते थे। देखो, प्यार तो मैं अब भी तुमसे ही करता हूँ, बस बात इतनी सी है कि अब मैं वो पहले की तरह नहीं रहा। अरे तुम मुझे सपोर्ट नहीं करती हो तो मैं और क्या बोलूं तुम्हें? सपोर्ट? अरे किस सपोर्ट की बात कर रहे हो तुम? हर रात बाहर घूमते हो, यहाँ मैं घर में अकेली रहती हूँ, ये तक नहीं सोचते कि कोई अच्छी सी नौकरी ही कर लूं मैं। चलो तुम इतना गुस्सा कर रही हो तो मैं तुम्हें एक खुशखबरी दे देता हूँ। जिस बात के लिए तुम मुझे हमेशा कोसती रहती हो ना, आज मैं उसी में जीत चुका हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा?
किसमें जीत गए हो? मुझे समझाओ तो सही। मैं आज रात भी जुआ खेलने गया था और यू नो व्हाट, वहाँ क्या हुआ? आज मेरी गैम्बलिंग काम कर गई। मैं रातों रात अमीर हो गया। अरे मैंने उसमें पूरे 5 करोड़ रुपए जीते हैं। क्या सच में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हम रातों रात इतने अमीर बन गए। हाँ हाँ, लेकिन यकीन करना पड़ेगा क्योंकि यही सच है। अब बताओ, जाओगी मायके? अब मैं मायके नहीं, मालदीव जाऊंगी, वो भी तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, हम कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकते, लेकिन अगर तुम जाना चाहो तो अकेले जा सकती हो, क्योंकि अभी मुझे अपनी लंबी रातों का जी भरकर फायदा उठाना है। ये तुम क्या बात कर रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, अब तो हमारे पास पैसे भी आ गए हैं ना। अब हम एक काम करते हैं, अपना कोई नया काम शुरू करते हैं, फिर तुम्हें बार बार ऐसे पैसों के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। अरे तुम इतनी डर क्यों रही हो? अरे अभी तो हमारी किस्मत के सितारे चमकना शुरू हुए हैं। अब ये इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाले हैं और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हे भगवान, अब मैं इस आदमी को कैसे समझाऊं कि इतना लालच करना भी सही नहीं है, लेकिन ये तो आती लक्ष्मी को वापस करके ही मानेगा। अच्छा चलो, अब सुबह हो गई है और मेरे सोने का टाइम हो गया है। मैं चलता हूँ अब। जुगनू इतना बोलकर सोने के लिए चला जाता है। जुगनू का ये रोज का था। उसके पास बहुत सारे पैसे थे और वो उन पैसों को लेकर बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। एक रात जुगनू को घर आता देख जुगनू को रात में घर देखकर मेघा हैरान हो जाती है। आज सूरज कहाँ से निकला है? ओह, आज तो सूरज निकला ही नहीं। तभी तो आज श्री जुगनू रात में घर आए हैं। क्या हुआ? आज कोई मिला नहीं आपका यार दोस्त? क्या यार मेघा, जिसकी जेब में पैसा होता है ना, अरे दिन और रात दोनों उसकी मुट्ठी में होते हैं। आज रात तुम्हारे नाम, आज मैं कहीं नहीं जा रहा। मैंने सबको मना कर दिया कि आज जुआ नहीं खेला जाएगा। सच में? तुमने बोला और तुम्हारे यार दोस्तों ने तुम्हारी बात मान भी ली? सच में आज तो चमत्कार ही हो गया। लेकिन रात के 1 बज रहे हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? तुम्हें क्या कहीं बाहर जाना है? हाँ, मेरा तो मन यही था कि मैं और तुम कहीं बाहर जाएं, ठंडी ठंडी हवा चले, हम रोड पर घूमें, गोलगप्पे खाएं, फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमें। अरे तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? अरे तुम जुगनू की बीवी हो, तुम्हें जो मन में है, तुम जो चाहती हो बस बोलो एक बार। अरे मैं हूँ तुम्हारा पति, तुम्हारे लिए सब पूरा कर दूंगा। लेकिन सब तो अपने अपने घर चले गए होंगे ना, तो फिर ये कैसे होगा? एक काम करो, तुम जल्दी जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम चलते हैं। जुगनू की बात सुनकर मेघा तैयार होने चली जाती है और कुछ देर बाद तैयार होकर आ जाती है और दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं। तभी एक गोलगप्पे वाले के घर जुगनू और मेघा जाते हैं। ओ भाई साहब, आइए जरा बाहर आइए, ठेला लगाइए अपना। नहीं नहीं, ये कोई समय है ठेला लगाने का? कल सुबह लगाऊंगा ठेला, तब आ जाना। जुगनू क्या कर रहे हो? ये सो रहे हैं, तुम इनकी नींद क्यों खराब कर रहे हो? अरे क्योंकि इस शहर में इनके गोलगप्पे बहुत मशहूर हैं। इन्हें मनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, और फिर सुबह भी हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे? छोड़ो, कहीं और चलते हैं, हम कुछ और खा लेंगे, जो भी मिल जाएगा। अरे तुम छोटी छोटी बात पर भी इतना सोचने लग जाती हो। अरे रुको यार। अरे भाई कहाँ रुको, चलो जाओ यहाँ से, नींद खराब कर दी। अरे भैया, अगर आप मेरी बात मान लो और आज जो बोल रहा हूँ वो करो, अगर आपका ठेला लेकर बाहर रोड पर चलते हो तो मैं आपको पूरे महीने की कमाई अभी दे दूंगा। सच में? आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अरे ये लो यार, आप अभी के अभी लो। चलो भाई अब। जी जी, आप यहीं रुकिए, मैं अभी अपना ठेला निकालता हूँ। जुगनू के पैसों के दम से गोलगप्पे वाला तुरंत अपना ठेला निकालता है और वो दोनों रोड के बीचों बीच गोलगप्पे खाते हैं। गोलगप्पे खाने के बाद दोनों वहाँ घूमते रहते हैं। जुगनू, काश इस रात की कभी सुबह ही ना हो तो कितना अच्छा होगा ना? अरे इस रात की सुबह का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये रात इतनी लंबी और शानदार बना दूंगा कि तुम हमेशा याद रखोगी। चलो मैं तुम्हें एक जगह और ले चलता हूँ। जुगनू मेघा को लेकर एक ब्रिज पर जाता है और वो दोनों वहाँ बैठकर काफी सारी बातें करते हैं। कितनी अच्छी और शांत जगह है ना? हाँ, ऐसा मन कर रहा है कि बस हम यहीं रहें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे चलो भी, आज रात में मैं तुम्हें पूरा शहर घुमा दूंगा, वो भी शहर की सबसे खूबसूरत जगह। तुम्हें सच में बहुत अच्छा लगेगा। जुगनू मेघा को एक एक करके कई सारी जगह घुमाता है। मेघा को ये भी सब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
वो दोनों काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी मेघा पर हल्की सी सूरज की रोशनी पड़ती है। देखा जुगनू, सुबह हो गई। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सुबह होने में ज्यादा समय नहीं है। अरे अरे तुम उदास क्यों हो रही हो? अरे मैं बोल तो रहा हूँ कि जो तुम्हारा जी चाहे वो करो आज। अरे जैसा तुम्हें अच्छा लगे वही होगा आज। अब सुबह हो गई है, अब क्या कर सकते हो? अब क्या सूरज को पैसे दे दोगी कि वो छुप जाए और चांद को पैसे दोगे कि वो आ जाए? ऐसे थोड़ी होता है। लगता है अब भी तुम्हें मेरी बातों पर ज्यादा कुछ यकीन नहीं है ना, लेकिन कोई बात नहीं, अब हो जाएगा। जुगनू मेघा को लेकर एक बहुत बड़े सेट पर जाता है जहाँ पर रात के समय की शूटिंग हो रही थी। सुबह के समय भी जुगनू मेघा को लंबी रात दिखाता है। मेघा को बहुत ज्यादा खुशी होती है और जुगनू को गले लगा लेती है। सच में ऐसा है तो लंबी लंबी रातें भी हैं। थैंक यू जुगनू, तुमने सच में मेरा दिल ही जीत लिया। मेघा को बहुत अच्छा लगता है और वो कुछ देर बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। घर आते ही तो देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक पुलिस वाला है। मेघा और जुगनू दोनों पुलिस के पास जाते हैं। अब हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? यहाँ कुछ हुआ है? जी हम जुगनू को गिरफ्तार करने आए हैं, जिनके खिलाफ वारंट है हमारे पास। क्या? लेकिन किस जुर्म में? जुगनू ने आखिर किया क्या है? जी ये तो आप इनसे ही पूछ लो। जुगनू, ये पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? तुमने क्या किया है? वो कल जुआ खेलते समय एक आदमी से बहस हो गई थी और उसी में उसका खून भी हो गया। बाकी सब तो भाग गए, लेकिन मैं इनके हाथ आ गया था। मैंने ही इन्हें कुछ पैसे दिए थे और बस एक रात की मोहलत मांगी थी कि जो मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता था। जुगनू, ये क्या किया तुमने? मैं तुमसे हमेशा कहती थी कि ये सारे काम अच्छे नहीं हैं, इन्हें मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं सुनी और अब देखो क्या हो गया। अरे मैडम, रोना धोना बाद में करते रहना। अरे हमें अपना काम करने दो जी, हम तो ड्यूटी पर हैं। मेघा तुम अपना ध्यान रखना। और हाँ, मैंने इतना तो कमा ही लिया था कि मैं ना भी रहूं तो तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। पैसों से जुगनू ने मेघा की एक रात काफी लंबी कर तो दी थी, लेकिन अब उसकी रातों की नींद भी ले ली थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।